तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था ने डायमंड बॉय को हरा दिया होता है और उसके साथ साथ आस्था और तो और लक ने मिलके क्लाउडी बॉय को भी हरा दिया रहता है। फिर अभी ये लोग आगे बढ़ते हैं इस चेंबर के अंदर। फिर इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि ये लोगों ने डायमंड बॉय को रिस्ट्रेन करके रखा होता है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि क्लाउस के पास डायमंड बॉय का ग्रिमरोर भी होता है और तब आस्था उससे पूछता है क्या तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन इसको रोक के रख सकता है। तो क्लाउस बोलता है कि हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास इसका ग्रिमरोर है तो ये अपनी मैजिक यूज कर भी नहीं पाएगा। फिर तभी ही नोवेल और मिमोसा आस्था को बोलते कि आस्था तुम तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ करो। ऐसा बोल के नोवेल शर्माने लगती है। तो आस्था उसको बोलता है कि अरे नोवेल कपड़े तो मेरे फटे हुए हैं तो तुम लाल क्यों हो रही हो। तो यहाँ पे तो हमें डेफिनेटली मालूम पड़ रहा है कि नोवेल को आस्था के ऊपर बहुत बड़ा क्रश आ चुका है। उसके बाद आस्था और क्लाउस दोनों ही एक आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हैं जहाँ पे आस्था क्लाउस को बार बार चश्मिश बोलता रहता है। फिर ये लोग जाते हैं चेंबर के पास और वो लोग उसके मेन एंट्रेंस वाले गेट के पास खड़े हो जाते हैं और वो गेट बहुत ही ज्यादा बड़ा और टाइट होता है। तो क्लाउस बोलता है कि इस गेट को खोलने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी ही लक गेट के पास जाता है, गेट को पकड़ता है और बोलता है कि आस्था ये गेट तो मैजिक से बना हुआ है तो इसका मतलब तो तुम समझ ही रहे हो। तो आस्था फटाक से जाता है, अपने स्वॉर्ड से गेट को काट देता है। उसके बाद जैसे ही गेट करता है तो ये लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सारा ट्रेजर होता है, हर जगह सोने की चीजें होती है। ये देख के आस्था तो एकदम खुशी से पागल हो जाता है। फिर इसके बाद सब लोग ये रूम में घुसते हैं और सब लोग सोने की चीजें पकड़ के खुश होते हैं। वो लोग हर एक चीज को हाथ लगाते रहते हैं और हर चीज को टेस्ट करते थे कि क्या कर सकती है। तभी ही क्लाउस यहाँ पे आता है और बोलते हैं किसी भी चीज को बगैर परमिशन के मत छुओ, इन सब में ट्रैप भी हो सकता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यूनो के पास से एक ग्रीन कलर का ऑब उड़ के जाता है। तो यूनो जब उस ऑब को फॉलो करता है तो वो पहुंचता है एक लेजेंडरी स्क्रोल के पास। जैसे यूनो स्क्रोल को खोलता है तो उसके अंदर कोई अजीब से लैंग्वेज में एक मैजिक स्पेल लिखा होता है जिसको यूनो पढ़ नहीं पाता है। लेकिन यूनो जैसे ही उस मैजिक स्पेल को देख रहा होता है तो वो स्पेल उसके स्क्रोल में से गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लाउस और बाकी सब आते हैं और यूनो से पूछते यूनो बताओ क्या हुआ। तो यूनो बोलता है कुछ नहीं हुआ। और तभी ही क्लाउस डायमंड बॉय का ग्रिमरोर अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है ये ग्रिमरोर बहुत ही अजीब है। ये ग्रिमरोर ऐसा लग रहा है कि इसको दो ग्रिमरोर को किसी ने साथ में सील के रख दिया है। फिर वो बोलता है कि हमारे पास एक बंदा ऐसा है जिसका ग्रिमरोर इतना गंदा है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये आस्था की बात करता है। फिर बोलता है कि एक ग्रिमरोर हमारे पास ऐसा है जिसमें 4 क्लोवर लीव्स है और यहाँ पे यूनो की बात करता है। और तभी ही इसके हाथ में वो डायमंड बॉय का ग्रिमरोर चमकने लगता है और वो उड़ के बाहर निकल जाता है। तभी ही सबको समझ जाता है कि डायमंड बॉय वापस से आ चुका है। और इस वक्त डायमंड बॉय अपने डायमंड के पूरे आर्मर में होता है जो कि 100 गुना बड़ा होता है उसके बॉडी से। और डायमंड बॉय पूरा गुस्से में रहता है इस वक्त। और डायमंड बॉय ने यहाँ पे आने से ही यूनो, क्लाउस और लक तीनों को ही अपने डायमंड वाले एक स्पेल में रोक दिया होता है। और तभी ही क्लाउस देखता है कि असल में डायमंड बॉय फायर रेजरेक्शन मैजिक यूज कर रहा होता है और वो अपने बॉडी को ठीक कर रहा होता है। तो फिर क्लाउस बोलता है ये तो एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी मेज सिर्फ एक ही टाइप का मैजिक एलिमेंट यूज कर सकता है। या तो वो अर्थ मैजिक यूज करेगा, या तो वो फायर मैजिक यूज करेगा, या तो वो एयर मैजिक यूज करेगा, या तो वो वाटर मैजिक यूज करेगा। तो ये बंदा डायमंड मैजिक जो कि अर्थ मैजिक का एक पार्ट है और तो फायर मैजिक जो कि एक रिस्टोरेशन टाइप का मैजिक है वो यूज कर रहा है। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी वो बोलता है कि तो अच्छा डायमंड किंगडम ने इस बच्चे के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि इसके अंदर दो एलिमेंट है। उसी वक्त नोवेल अपना एक वाटर अटैक करती है डायमंड बॉय के ऊपर, लेकिन डायमंड बॉय वो अटैक को रोक देता है और उसके बाद वो नोवेल को मुक्का मारता है और नोवेल दूर जाके गिरती है। ये देख के आस्था का दिमाग खराब हो जाता है। और उसी वक्त ये लोग हमको डायमंड बॉय का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे बचपन में डायमंड बॉय के साथ एक लड़की होती है और वो लड़की डायमंड बॉय को बोलती है कि डायमंड बॉय मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हें मेरे लिए खत्म होना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था गुस्से में डायमंड बॉय की तरफ भाग भागे जा रहा होता है। तभी डायमंड बॉय बोलता है कि मुझे तेरे एबिलिटी के बारे में पता है। तेरी एबिलिटी ये है कि तू मेरे मैजिक को काट सकता है, लेकिन अगर मैं तेरे स्वॉर्ड को स्विंग करने के स्पीड से ज्यादा तेजी से मेरे अटैक करूं तेरे ऊपर तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर अटैक करता है और आस्था उड़ के पीछे गिर जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि मिमोसा बैठ के नोवेल को हील कर रही होती है और वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक यूज करती है नोवेल को हील करने के लिए। फिर वो लोग हमें नोवेल और मिमोसा का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ बचपन में नोवेल और मिमोसा दोनों ही हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन मिमोसा के पास हीलिंग की इतनी अच्छी एबिलिटी रहती है कि वो अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स और कॉमरेड्स को हील करती रहती है। तो उसको देख के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और तभी वो लोग बोलते हैं कि मिमोसा तुम तो एक बहुत ही रॉयल वाली हीलर हो। लेकिन हमें शर्म आती है ये बोल के कि नोवेल भी हमारी ही फैमिली का हिस्सा है जो कि अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर सकती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल अपने बचपन में अपने मैजिक को ट्रेन करती रहती है और मिमोसा बोलती है कि जितना हार्ड नोवेल ने ट्रेनिंग किया है उतना हार्ड तो मैं कभी नहीं करती। अगर मैं नोवेल की जगह होती तो मैं पहले ही गिव अप कर देती थी। और तभी हमें दिखाते हैं कि डायमंड बॉय बोलता है कि मैं कमजोर लोग को खत्म करूंगा और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग को जीने दूंगा। ऐसा बोल के वो नोवेल और मिमोसा के पास जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि आस्था असल में उठ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को देख के बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं इतने बड़े और हेवी स्वॉर्ड को घुमा पाऊं, मेरे पास इतना स्पीड ही नहीं है कि मैं इस बंदे के मैजिक को काट पाऊं इतने बड़े स्वॉर्ड के साथ। मैं क्या करूं ऐसा वो सोचता रहता है। और तभी नेरो उड़ के आता है और वो आस्था के स्वॉर्ड के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डायमंड बॉय अटैक करने वाला होता है मिमोसा और नोवेल के ऊपर और वो अपने सारे के सारे वेपन्स को छोड़ देता है। लेकिन तभी आस्था वहां पे आता है एक नए स्वॉर्ड के साथ जो कि बहुत छोटा होता है और बहुत फास्ट होता है। इस स्वॉर्ड से आके वो डायमंड बॉय के अटैक्स को काट देता है और उसके बाद डायमंड बॉय लगातार अटैक करता है आस्था के ऊपर। आस्था उसके सारे के सारे अटैक्स को काटता है और डायमंड बॉय को एक दो चोट भी लगा देता है अपने स्वॉर्ड से। फिर डायमंड बॉय को वापस से उसका थोड़ा फ्लैशबैक आता है और डायमंड बॉय बोलता है कि अब मैं इस कमजोर लड़की को खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो वापस से अपना अटैक करने वाला होता है। तभी
आस्था को नोवेल बोलती है कि ओए आस्था तू क्या कर रहा है, तू पहला पेजेंट है जिसको मैंने एक्नॉलेज किया है, अब जा और इसको हरा दे। जैसे ही नोवेल ऐसा बोलती है तभी ही आस्था के स्वॉर्ड के अंदर नोवेल का वाटर वाला एबिलिटी आ जाता है, पता नहीं कैसे। और तभी ही आस्था अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है जिसमें से वाटर की एनर्जी बाहर निकलती है और वो डायमंड बॉय को गिरा देती है पीछे। और तब आस्था बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें आखिर हरा ही दिया, ऐसा बोलता है आस्था। लेकिन तभी ही आस्था देखता है नीचे कि उसके पेट में एक डायमंड घुस गया रहता है और आस्था के मुंह से खून निकलता है और वो गिर जाता है जमीन पे। मीनवाइल ये देख के क्लाउस और तो और लक दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आस्था के पास तो मैजिकल एनर्जी है नहीं, तो उसने वाटर वाला अटैक कैसे किया। तभी लक बोलता है कि आस्था ने पता नहीं कैसे अपने स्वॉर्ड की मदद से नोवेल का वाटर मैजिक बोरो कर लिया था। वेल अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही हम हमारे गोल को क्रश कर पाएंगे, जो कि है 100,000 सब्सक्राइबर्स का। तो कर दो सब्सक्राइब यार। फिर आस्था की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी ही मिमोसा भाग के जाती है और आस्था को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन मिमोसा बोलती है मेरे अंदर इतना मैजिक है ही नहीं कि मैं आस्था को परफेक्टली ठीक कर पाऊं, तो प्लीज मेरे अंदर जितना ही मैजिक है वो सब प्लीज आस्था की हेल्प करो। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं डायमंड बॉय का बैक स्टोरी, क्योंकि डायमंड बॉय यहाँ पे बेहोश हो गया होता है आस्था के अटैक से। तब हमें मालूम पड़ता है कि डायमंड बॉय जब अपने बचपन में था तो वो डायमंड किंगडम में एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वहां पे उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था फाना। डायमंड बॉय और फाना दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तभी डायमंड बॉय और फाना मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो हम साथ में ये पूरे कैंप को खत्म करेंगे और फिर ये वर्ल्ड के बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखेंगे, ऐसा उनका प्लान रहता है। तो ये लोग अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करते हैं और हमेशा ये लोग साथ में रहते हैं। लेकिन जब फाइनली इनके इंस्ट्रक्टर इनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा फाइनल एग्जाम है जहां पे तुम्हें हर बच्चे को खत्म करना है और तुम में से कोई एक ही बच्चा यहाँ से बाहर निकल पाएगा, तब डायमंड बॉय का दिमाग खराब हो जाता है। इस फाइट में डायमंड बॉय बहुत से लोगों को मारता है, लेकिन एंड में उसके अगेंस्ट आती है फाना और फाना डायमंड बॉय को मारने के लिए रेडी रहती है। लेकिन डायमंड बॉय अचानक से अपना मैजिक अटैक यूज करता है और वो फाना को मार देता है। तभी हमको मालूम पड़ता है कि जो डायमंड बॉय के पास फायर वाली एबिलिटी है वो तो फाना की एबिलिटी थी। और ये सब मैच खत्म होने के बाद वहां पे उसके इंस्ट्रक्टर आते हैं और बोलते हैं कि चलो हम डायमंड बॉय को फाना की एबिलिटी भी दे देते हैं, क्योंकि फाना ही लास्ट लड़की थी जिसको डायमंड बॉय ने मारा था। और उसी वजह से डायमंड बॉय के ग्रिमरोर को वो लोगों ने फाना के ग्रिमरोर के साथ स्टिच करके इन्फ्यूज कर दिया। और इस वजह से डायमंड बॉय के अंदर दो एबिलिटी है, एक है उसकी खुद की डायमंड वाली एबिलिटी और एक है फाना की फायर वाली एबिलिटी जो कि उसको हील करती है। और तभी ही डायमंड बॉय वापस से उठता है और इस वक्त वो उठ के फुल गुस्से में रहता है। वो बोलता है कि जो कमजोर है मैं उसे खत्म कर दूंगा, ऐसा बोल के वो अपना डायमंड स्वॉर्ड निकालता है बाहर और वो डायमंड के आर्मर में होता है और वो आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त कोई भी आस्था की हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लाउस, यूनो और तो और लक तीनों ही उसके डायमंड वाले अटैक में अटके हुए रहते हैं। और ये देख के यूनो बहुत तड़पता है, वो अपने आप का मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि वो खुद को डायमंड में से तोड़ के आस्था को बचा पाए। और वो ऐसे ही डायमंड तोड़ देता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं कि जो इतना फटाफट जाके आस्था को बचा सके। और तभी ही उसका ग्रिमरोर एक्टिवेट हो जाता है और उस वक्त उसके ग्रिमरोर में से निकलती है एक फेरी जो कि पूरा का पूरा टाइम को रोक देती है। और ये फेरी टाइम को रोकने के बाद एक नॉर्मल सा अटैक छोड़ती है डायमंड बॉय के ऊपर, जिस वजह से डायमंड बॉय का स्वॉर्ड और उसका पूरा का पूरा आर्मर टूट जाता है और डायमंड बॉय उड़ के जाता है, दीवार में लग के बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये फेरी टाइम को वापस से स्टार्ट कर देती है और भाग जाती है वहां से। और तभी हमको दिखाते हैं कि यूनो के ग्रिमरोर में एक नया स्पेल आ जाता है और ये वही स्पेल होता है जो कि उस लेजेंडरी स्क्रोल के अंदर होता है। लेकिन यूनो बोलता है कि मैं इस स्पेल को अभी भी पढ़ नहीं सकता हूँ। उसके बाद सब लोग भाग के यूनो के पास आते हैं और बोलते हैं यूनो तुमने कौन सा स्पेल यूज कर, तुमने कैसे ये सब ठीक कर दिया। तो यूनो बोलता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तो उसके बाद सब लोग थोड़ा हल्का खुश होते हैं, लेकिन तभी ये पूरा डंजन गिरने लगता है। तो फिर यूनो अपना स्पेल यूज करता है और सब लोग बैठ के यूनो के विंड वाले क्लाउड के ऊपर बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। तभी आस्था बोलता है कि प्लीज तुम लोग डायमंड बॉय को भी बचाओ, वो हमारा दुश्मन जरूर है लेकिन हमें उसे मरने नहीं देना है यहाँ पे। तो फिर ये लोग जाते हैं डायमंड बॉय को बचाने के लिए, लेकिन डायमंड बॉय के ऊपर 2-3 पत्थर गिर जाते हैं। तो ये लोग खुद को बचा के वहां से निकल लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं होता बाहर निकलने का, इनको पता ही नहीं बाहर कैसे निकलना है। तभी ही लक बोलता है कि मैं मैजिक सेंस कर सकता हूँ तो मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तो लक इनको गाइड करता है और ये लोग बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन इनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल गिरते रहते हैं। तो फिर लक, क्लाउस, नोवेल और यूनो ये चारों मिलकर सारे के सारे ऑब्स्टिकल को तोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। मीनवाइल मिमोसा आस्था को हील करती रहती है और ऐसे ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा लोटस ऑफ द अबिस जो कि था क्लाउडी बॉय, वो भी बाहर निकल गया होता है और उसने सारा का सारा ट्रेजर चुरा लिया होता है और उसके साथ होता है डायमंड बॉय। तभी लोटस बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तभी हम लोग ये सब चुरा पाए। तुम लोग अपने फाइट में इतना बिजी थे कि तुम लोग ने मेरे मैजिक को डिटेक्ट ही नहीं किया और मैं और मेरे सारे के सारे टीममेट्स वहां पे क्लाउड बन के एक एक चीज को चोरी कर रहे थे। और तब हमें वो लोग डायमंड बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे फाना और डायमंड बॉय वापस से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन फाइट के बाद जब डायमंड बॉय को इंजरी हुई होती है तो फाना खत्म होने के पहले डायमंड बॉय को अपने फायर मैजिक से हील कर रही होती है और डायमंड बॉय को हील करते करते फाना वहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद डायमंड बॉय अपने नींद से उठता और वो बोलता है वाओ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि बाहर की वर्ल्ड इतनी खूबसूरत है। और तभी डायमंड बॉय को उसका फ्लैशबैक अच्छे से उसके दिमाग में आता है और उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में आती है। वो उसको याद आता है कि फाना ने उसको बोला होता है खत्म होने के पहले कि प्लीज डायमंड बॉय मेरे लिए तुम बाहर की दुनिया भी देखना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था उठ जाता है फाइनली और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं कि आस्था उठ गया है। उसके बाद आस्था मिमोसा को थैंक्स बोलता है, लेकिन मिमोसा थोड़ा शर्मा के नोवेल के पीछे छुप जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिमोसा भी आस्था के प्यार में पागल हो रही है, लेकिन इस वक्त भी आस्था के टकले पे नेरो बैठा हुआ रहता है। फिर उसके बाद क्लाउस, आस्था और यूनो दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा बोल के क्लाउस भाग के जाता है और दोनों को हक करता है और वो थोड़ा
इमोशनल होकर उनको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें पेजेंट बोला था और तुम्हारे ऊपर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही अच्छे मैजिक नाइट्स हो और मैं तुम दोनों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे लोगों ने हमें क्लाउस का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है। शुरुआत में ये बंदा यूनो और आस्था को एकदम कम समझता था, वो ये लोग के बारे में भाव भी नहीं देता था इनको, क्योंकि उसको लगता था कि ये लोग पेजेंट्स है और ये सिर्फ नोबल्स के बारे में देखता था। लेकिन यहाँ पे क्लाउस ने फाइनली आस्था और नोवेल को अपना लिया है और ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद नोवेल आस्था को बोलती कि आस्था तुम तुम्हारे कपड़े का कुछ तो करो यार। तभी आस्था नोवेल को बोलता है कि मेरे कपड़े तो ठीक है लेकिन तेरे भी कपड़े फटे हुए हैं। तो ये देख के नोवेल भाग के जाती है और आस्था को एक चमाट मारती है, बोलती है कि तू कहाँ देख रहा था। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था नॉर्मली अपने स्क्वाड के साथ बैठा होता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी उसको मालूम पड़ता है कि वो पूरे एक हफ्ते के लिए सो रहा था, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद आस्था बोलता है कि मैं एक हफ्ते तक सोया हुआ था, ऐसा कैसे हो गया। तो हमारी विच बोलती कि हाँ तुम एक हफ्ते तक सोए तो हुए थे लेकिन तुम्हारे बगल में हमेशा तुम्हारे ऊपर चेकिंग करने के लिए आती थी नोवेल। तो सब लोग नोवेल की थोड़ी टांग खींचते हैं, बोलते कि नोवेल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड थी। तो नोवेल बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो हमें डेफिनेटली पता है कि यार नोवेल तो इसके बारे में बहुत सोचती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं सब लोग आस्था थोड़ी मस्ती करते हैं और नॉर्मली उससे बातें करते हैं। फिर आस्था बोलते हैं कि उसे बहुत भूख लगी है, तो आस्था धपाधप खाना खाने लगता है क्योंकि वहां पे हमारी खाने वाली बंदी अपने शेफ्स को लेके आई होती है जो लोगों ने बहुत सारा खाना बनाया होता है आस्था के लिए। और आस्था धड़ाधड़ खाने खाता है और नोवेल उसे पानी देती है पीने के लिए जब उसके मुंह में खाना अटक जाता है। तभी वहां पे यामी की एंट्री होती है और यामी बोलता है ओ आस्था तो तुम खत्म नहीं हुए, चलो अच्छी बात है। फिर यामी बोलता है कि आस्था अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा रॉयल कैपिटल में और वहां जाके तुम्हें एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी हेडक्वार्टर्स में कि तुम्हारे डंजन एक्सप्लोरेशन कैसा था। तो सिर्फ तुम और नोवेल जाओगे, मीनवाइल लक तुम जाओगे स्पाइकी बॉय के साथ उसके एक फाइटिंग मिशन पे। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और नोवेल दोनों ही कैपिटल में पहुंच जाते हैं और ये देख के आस्था बहुत खुश हो जाता है कि कैपिटल कितना बड़ा है और वो बोलता है नोवेल ये देखो कितनी बड़ी जगह है ये। और तभी ही नोवेल आस्था को बोलती है कि आस्था तुम थोड़ा कंट्रोल में रहो यार। लेकिन उसके बाद नोवेल को स्ट्राइक होता है कि वो आस्था के साथ यहाँ पे अकेली है, तो वो वापस से ब्लश करने लगती है। लेकिन तभी ही आस्था को दिख जाते हैं गोल्डन डॉन के लोग, तो आस्था उनको जाके हाय बोलता है। लेकिन इस वक्त कुछ तो अलग होता है। क्लाउस खुशी खुशी आता है आस्था के पास और उसको बोलता है कि आस्था तो तुम ठीक हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। तो आस्था वापस से क्लाउस को चश्मिश बोलता है लेकिन क्लाउस बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करता है, वो आस्था से नॉर्मली बातें करता है। यहाँ पे क्लाउस ने आस्था को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि आस्था उसे चश्मिश बोल सकता है, तो ये तो बहुत सही है यार। और फिर उसके बाद आस्था मिमोसा को हाय बोलता है लेकिन मिमोसा आस्था को देख के शर्मा के भाग जाती है वहां से। तो उसके पीछे नोवेल भाग के जाती है। तो नोवेल बोलती है मिमोसा बताओ क्या हुआ तुम्हें। तो मिमोसा बोलती है कि जब मैं आस्था को देखती हूँ तो मेरा चेस्ट बहुत हैवी हो जाता है और मैं पूरा टाइम उसके बारे में सोचते रहती हूँ। तो ये सुन के नोवेल को जेलसी होने लगती है। वो बोलती है कि अरे यार ये आस्था के बारे में ऐसा क्यों बात करिए। वो मिमोसा को बोलती है कि मिमोसा तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो, आस्था एक पेजेंट है। और तभी दोनों मिमोसा और नोवेल दोनों ही शर्माने लगती है आस्था के बारे में सोच के। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं और कैसल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग कैसल के पास पहुंचते तो उनके सामने खड़े होते हैं विजर्ड किंग। और विजर्ड किंग को देख के क्लाउस, मिमोसा और नोवेल तीनों ही झुके उसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन तभी आस्था बोलते हैं अरे ये चमकीला बुढ़ऊ कौन है। जब आस्था ऐसा बोलता तो मुझे बहुत हंसी आई थी। तो ये सुन के क्लाउस उसको बोलता है अरे ये कोई चमकीला बुढ़ऊ नहीं है, ये तो है विजर्ड किंग। ऐसा बोल के क्लाउस आस्था का मुंडी जमीन पे मारता है और उसको रिस्पेक्ट देता है विजर्ड किंग को। फिर उसके बाद विजर्ड किंग यूनो का ग्रिमरोर देख रहा होता है और बोलता है कि अच्छा यूनो तो तुम्हें ये वाला मैजिकल स्पेल मिला था वहां से, तो तुम जरा मुझे बताओ कि क्या तुम इस स्पेल को वापस से यूज कर सकते हो। तो यूनो बोलता है कि नहीं, जब मैंने ये स्पेल वहां पे यूज किया तो ये खुद ही एक्टिवेट हो गया था। ये वही स्पेल है जो कि वो स्क्रोल में लिखा हुआ था और इसमें से एक मैजिकल फेरी निकली थी जिसने आके टाइम को रोक दिया और उसने आस्था को बचा लिया था। तो तभी विजर्ड किंग बोलता है कि तो अच्छा विंड स्पिरिट ने तुम्हें चुना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त विजर्ड किंग एक्चुअली ये वाला स्पेल थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा होता है। तो ये देख के आस्था थोड़ा शॉक हो जाता है। तो फिर आस्था क्या बोलता है कि सर मेरा वाला बुक देखिए, क्या आप मेरे ग्रिमरोर में भी स्पेल पढ़ सकते हो। तो विजर्ड किंग उसका ग्रिमरोर पकड़ता है और बोलता है नहीं यार ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर उसके बाद विजर्ड किंग यूनो को बोलता है क्या तुम वो स्पेल वापस से यूज कर पाओगे। तो यूनो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर आस्था अपना ग्रिमरोर खोल के विजर्ड किंग को देता है और बोलता है देखो इसमें से ये वाली नई स्वॉर्ड निकली थी। तो फिर विजर्ड किंग बोलता है क्या मैं तुम्हारा स्वॉर्ड पकड़ के देख सकता हूँ, ये तो एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है ना। तो आस्था अपना स्वॉर्ड विजर्ड किंग को देता है और फिर आस्था यूनो के पास देख के स्माइल करता है, बोलता है देखो मैं मेरे न्यू स्पेल को यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही विजर्ड किंग आस्था का स्वॉर्ड पकड़ता है तो वो स्वॉर्ड इतना हेवी होता है कि वो अच्छे से उठा भी नहीं पाता है और विजर्ड किंग का सारा पावर वो स्वॉर्ड खींच रहा होता है। तो विजर्ड किंग बोलता है अच्छा तो आस्था को एक ऐसी स्वॉर्ड मिली जो कि मेरा पावर खींच सकती है। फिर विजर्ड किंग उसका स्वॉर्ड आस्था को वापस देता है और बोलता है तुम्हें बहुत अच्छी स्वॉर्ड मिली है, इसका ध्यान रखना, ये एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जो कि मैजिक को काट सकती है और तो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो आस्था बोलता है कि सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो वो बोलता है हाँ पूछो। तो आस्था और यूनो दोनों ही मिलकर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग विजर्ड किंग कैसे बन सकते हैं। तभी विजर्ड किंग बोलता है कि तुम्हें विजर्ड किंग बनने के लिए मेरिट चाहिए, तुम्हें काबिलियत चाहिए, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तुम सिर्फ प्राइड को लेकर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें लेवल अप करते रहना पड़ेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और तो ही तुम विजर्ड किंग बन पाओगे। और तभी विजर्ड किंग अपने मन में सोचता है कि यामी और विलियम तुम दोनों की टीम में बहुत अच्छे बच्चे आए हैं। फिर विजर्ड किंग उनको बोलता है कि इस वक्त तो मैं कैपिटल में एक सेरेमनी होल्ड कर रहा हूँ जिसका नाम है डेकोरेशन सेरेमनी। यहाँ पे मैं उन लोग को प्रमोट करता हूँ जिनको बहुत सारे स्टार मिले होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो मैं चाहता हूँ कि
तुम लोग भी यहाँ पे आओ और इस सेरेमनी को देखो। तो फिर ऐसे ही विज़र्ड किंग के साथ सब लोग घुस जाते हैं सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे अंदर बहुत सारे नोबल लोग रहते हैं और बहुत सारे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स होते हैं। और तब हमें ये लोग एक ओवरव्यू बताते हैं सारे के सारे क्लासेस का। सबसे टॉप पे होता है विज़र्ड किंग का क्लास, उसके नीचे होता है ग्रैंड मैजिक नाइट, फिर उसके नीचे आता है सीनियर मैजिक नाइट जिसमें 5 क्लास होते हैं, उसके नीचे आता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट जिसमें वापस से 5 क्लास होते हैं, फिर जूनियर मैजिक नाइट क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे सारे के सारे क्लासेस होते हैं इसके अंदर। और हर कैंडिडेट को मतलब हर एक मैजिक नाइट को एक एक करके रैंक अप करना होता है। फिर इसके बाद विज़र्ड किंग अपना सेरेमनी स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले 7 स्टार मिले होते हैं जिसको वो की होता है लियोपैड वर्मिलियन ऑफ द क्रिम्सन लायन किंग्स, उसको वो नया टाइटल देता है जो कि होता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट क्लास 2nd। फिर 6 स्टार के साथ सोल को मिलता है जो कि होती है ब्लू रोज नाइट्स की नया रैंक जो कि होता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट 3rd क्लास। फिर सॉलिड सिल्विया को मिलते हैं 6 स्टार्स जो कि होता है सिल्वर ईगल्स का और वो रैंक अप होता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट 3rd क्लास में। फिर 9 स्टार के साथ नेब्रा सिल्वा की बारी आती है जो कि वापस से सिल्वर ईगल्स के होते हैं और इसको मिलता है सीनियर मैजिक नाइट 5th क्लास का रैंक। फिर 7 स्टार के साथ आती है बारी हामोन की जो कि होता है गोल्डन डॉन का और इसको मिलता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट 2nd क्लास का रैंक। और फिर 8 स्टार के साथ बारी आती है शिरेन टिम्यून की जो कि वापस से गोल्डन डॉन का होता है और इसको मिलता है इंटरमीडिएट मैजिक नाइट 1st क्लास का रैंक और ये बंदा बहुत ही कूल दिखता है। इसके बाद बारी आती है सैंडलर की जो कि वापस से गोल्डन डॉन का होता है और इस बंदे को मिले होते हैं 11 स्टार्स और इसको मिलता है सीनियर मैजिक नाइट 2nd क्लास और ये बंदा भी बहुत कूल दिखता है। और इसी के साथ गोल्डन डॉन को इन टोटल 71 स्टार्स मिल गए होते हैं इस पूरे साल में। और फिर तभी विज़र्ड किंग बोलता है कि चलो अब तुम लोग आराम से खाना खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मैं लाया हूँ कुछ स्पेशल गेस्ट को तुमसे मिलाने के लिए। और तब विज़र्ड किंग हमें दिखाते हैं हमारे गैंग की तरफ। इसके बाद विज़र्ड किंग को उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि सर कोई इंपॉर्टेंट मैटर और यहाँ पे आपकी जरूरत है। तो ये सुनने के बाद विज़र्ड किंग वहां से निकल लेते हैं और सबको बोलते हैं कि आप लोग मजे से खाना खाओ और एंजॉय करो। तो फिर ऐसे ही सब लोग खाना खा रहे होते हैं और हमारे गैंग के लोग बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत हाई रैंकिंग लोगों के साथ होते हैं और वो लोग खाना नहीं खा पाते हैं। मीनवाइल आस्था धड़ाधड़ सब खाना अपने पेट में ठूस रहा होता है और तभी ही मिमोसा आस्था के पास आती है और बोलती है आस्था क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? तो आस्था बोलता है ओ अच्छा तो तुम्हारी नजर भी इस मीट पे थी, लेकिन मुझे लगता है मिमोसा की नजर किसी और मीट के ऊपर थी। और तभी ही सब लोग आस्था को देख के मनी मन अपने में बात करते रहते, बोलते कि यार ये फिल्दी रैट्स यहाँ पे कैसे आ गए, ये लोग पेजेंट्स को यहाँ पे क्यों एंट्री मिल गई, ये लोग हमारे बीच में रहने भी नहीं चाहिए थे। और तभी ही ये ऑरेंज बाल वाला बंदा जाता है गोल्डन डॉन के पास और बोलता है तुम्हारे टीम में एक पेजेंट क्या कर रहा है। और ऐसे ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और तभी वो लोग मिमोसा के बारे में देख के बोलते हैं कि हमारे टीम में मिमोसा भी है। तभी ही सिल्वर ईगल्स का एक बंदा जाता है नोवेल के पास और बोलता है लेकिन यहाँ पे सबसे यूजलेस नोवेल तो मेरी बहन नोवेल है। ऐसा बोल के वो नोवेल के टकले में पानी गिरा देता है और तभी नोवेल के सारे भाई बहन वहाँ पे आते हैं और वो नोवेल की बेइज्जती करने लगते हैं, बोलते तुम्हारी वजह से हमारी मॉम की डेथ हो गई थी, तुम तो बहुत यूजलेस हो, काश वहाँ पे तुम खत्म हो गई होती और हमारी मॉम नहीं, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये सब सुनने के बाद नोवेल का एकदम दिल टूट जाता है और वो एकदम रोने जैसी हो जाती है और वो वहाँ से निकलने वाली होती है। लेकिन तभी आस्था वहाँ पे आता है और वो नोवेल का हाथ पकड़ लेता है और तभी आस्था गुस्से में टेबल के ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि मुझे लगा तुम लोग अच्छे लोग हो गए, लेकिन तुम लोग भी यही बात कर रहे हो कि हम पेजेंट्स हैं, हम ये है वो है, तुम लोग तो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हो। लेकिन तुम लोग सुन लो मेरी बात, मैं जब विज़र्ड किंग बनूंगा तो मैं तुम सबको शांत कर दूंगा। तभी ही गोल्डन डॉन का एक बंदा आस्था के ऊपर सैंड मैजिक यूज करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी ही आस्था अपने स्वॉर्ड से उसका सैंड मैजिक काट देता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और आस्था बोलता है बस तुम वेट करो मेरा विज़र्ड किंग बनने का और तब देखो मैं कैसे तुम सबको लाइन पे लेके आता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बंदा किंगडम के बाहर बैठा रहता है और वो अपने आप से बातें करता रहता है। असल में उसके बगल में एक ज़ॉम्बी होता है, वो उसको बोलता है कि मुझे क्यों निकाल दिया गया यहाँ से, हाँ मैं भले ही एक कॉमनर हूँ लेकिन मेरे अंदर नोबल से भी ज्यादा पावर है, मुझे यहाँ से निकाल दिया था ना, इसीलिए अब मैं इस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोल के वो हंसता है और रेडी होता है अपने अटैक के लिए। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस एपिसोड के एंड में ये बंदा डेफिनेटली किंगडम के ऊपर अटैक करने वाला है क्योंकि ये बंदा एकदम साइको टाइप दिखता है। इसने एक अजीब सा मास्क पहन के रखा होता है अपने आंखों के ऊपर और तभी ही सब लोग आस्था के ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें विज़र्ड किंग बनना है। हाँ ऐसा बोल के एक सिल्वर ईगल्स का बंदा वाटर सर्पेंट छोड़ता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था उसे भी काट देता है। तो ये देख के वो बंदा शॉक हो जाता है। उसके बाद एक बंदा अटैक करता है आस्था के ऊपर मिस्ट मैजिक से, आस्था उसको भी काट देता है। तभी ये सैंड वाला बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारे मैजिक को काट सकते हो ना, तो ठीक है मैं ये यूज करता हूँ। ऐसा बोल के वो एक सैंड वाला गोलम निकालता है और वो आस्था को पकड़ लेता है और अब बोलता है कि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे हाथ को बांध दिया है। इसके बाद सिल्वर ईगल्स का बंदा बोलता है कि तुम तो बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, मुझे इसे इसकी जगह दिखानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो एक वाटर वाला मैजिक यूज करता है जिससे वो एक वाटर बुलेट बनाता है। ये देख के नोवेल बोलती है प्लीज भैया आप ऐसा मत करिए, प्लीज आप आस्था को मत खत्म करिए। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता है और वो वाटर बुलेट छोड़ देता है आस्था के ऊपर। मीनवाइल यूनो भी अपने ग्रिमरोल को रेडी करता रहता है आस्था को बचाने के लिए। लेकिन तभी ही आस्था को फ्लैशबैक आता है कैसे ये लोगों ने नोवेल की बेइज्जती की थी और आस्था के सामने उसका दूसरा छोटा वाला स्वॉर्ड भी आ जाता है। तो आस्था वो स्वॉर्ड को निकालता है, अपना विंड काटता है और इस बंदे के वाटर मैजिक को डिफ्लेक्ट करता है उसी के ऊपर और बोलता है कि तू अभी नोवेल से माफी मांगेगा। और ये देखने के बाद वो वाटर वाला बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है आस्था के ऊपर, बोलता है कि तू एक पेजेंट होकर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसा बोल के वो बोलता है अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी जगह। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक अजीब सा ठंडा ऑरा आ जाता है जिसकी वजह से सब लोग कांपने लगते हैं। यहाँ तक कि आस्था को भी एक बंदे का माना महसूस होता है
और ये कोई और नहीं होता है, ये होता है सिल्वर ईगल्स का कैप्टन, जो कि यहाँ पे आस्था के पास गुस्से में आता होता है और वो आस्था को बोलता है कि मैं अब तेरे जैसे पेजेंट को इस तरह से पनिश करने वाला हूँ ताकि कोई भी पेजेंट मेरे से कभी बात करने की कोशिश करे भी नहीं। और तभी यहाँ पे आता है लायंस वाले स्क्वाड का कैप्टन और वो बोलता है, ओए सिल्वर्स, तू एक बच्चे को बुली कर रहा है, हाँ तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? तो इस वजह से मुझे ये लायन का कैप्टन बहुत पसंद आ गया। इसने आस्था को एक्नॉलेज कर लिया है, भले ही ये एक नोबल है लेकिन इसने आस्था को एक्नॉलेज कर लिया है। और ये बंदा कोई और नहीं है, ये मिमोसा का ही रिलेटिव है क्योंकि इसका भी सरनेम वर्मिलियन है। और तभी ये दूसरा ऑरेंज बाल वाला बंदा यहाँ पे आता है और वो आस्था को पकड़े बोलता है, ओए आस्था, अब से तू मेरा राइवल है, मुझे तू बहुत पसंद है, तुझमें बहुत स्ट्रेंथ है और अब से तू और मैं राइवल बन के रहेंगे। उसके बाद मिमोसा हमें उसकी फैमिली ट्री के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे ये दोनों के दोनों ऑरेंज बाल वाले बंदे भी उसके कजन है और तो और नोवेल भी उसकी कजन है। और मिमोसा की फैमिली ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं वाला क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया और मेरा खुद का दिमाग फट रहा है यहाँ पे, क्योंकि किसी की मॉम, किसी के डैड, किसी के बहन की, चाची की बेटी की, नानी की, भाई का बेटा के, डॉगी के दोस्त के, पड़ोसी के अंकल है इसके फैमिली ट्री में। बड़ा अजीब सा है ये तो। फिर उसके बाद आस्था इस ऑरेंज बाल वाले बंदे को बोलते हैं कि नहीं यार, मैं तुम्हारा राइवल नहीं बन सकता क्योंकि दोनों पहले से मेरा राइवल है। तो ये स्पाइकी ऑरेंज बाल वाला बंदा आस्था को बोलता है कि अरे किसने बोला कि तुम सिर्फ एक राइवल रख सकते हो, तुम्हारे तो मल्टीपल राइवल हो सकते हैं और मैंने तुम्हें मेरा राइवल बोल दिया है तो अब से तुम मेरे राइवल हो। तो मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सोल अपने कैप्टन को बार बार बोलती है दीदी दीदी, तो उसकी कैप्टन बोलती है कि तुम मुझे दीदी बोल सकती हो लेकिन सबके सामने मुझे कैप्टन बोला करो। और तब हमें मालूम पड़ता है ये दोनों लड़कियों को लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी मिमोसा ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका जो भाई लियोपैड होता है वो फाइनली आस्था का राइवल बन गया होता है। वो बोलती है कि आस्था तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और तभी ही सिल्वर्स, जो कि होता है सिल्वर ईगल्स का कैप्टन, वो बोलता है कि एक रॉयल एक पेजेंट को अपना राइवल बना रहा है, तुम कितना गिर चुके हो क्रिम्जन्स। तो फिर हमारा क्रिम्जन का कैप्टन बोलता है कि ओए, विजर्ड किंग ने इस लड़के को एक्नॉलेज किया है, इसका ये मतलब है कि ये लड़का कोई आंडू पांडू तो है नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग बंदा है और ये हमारे ही टीम में है एक तरह से, क्योंकि हम सब विजर्ड किंग के अंडर काम करते हैं, तो कोई भी यहाँ पे दुश्मन नहीं है एक दूसरे का, समझा ना? तो ज्यादा इसकी बेइज्जती नहीं करने का। और ये सब सुनने के बाद सिल्वर ईगल बोलता है कि तुम वर्मिलियन तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हो। इसके बाद सिल्वर ईगल का कैप्टन और तो और लायंस का कैप्टन दोनों ही अपने माना को एक साथ एक्टिवेट करते और एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही एपिक बैटल होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि ये सीन बहुत एपिक रहता है। दोनों के माना से निकले होते हैं उनके बीस्ट और ये खतरनाक दिखते हैं और सब लोग थोड़े से टेंशन में रहते हैं कि अगर ये लोग फाइट करेंगे तो क्या होगा। लेकिन तभी ही एक बंदा यहाँ पे आता है और वो इनके फाइट को इंटरप्ट कर देता है। यार मुझे इतना गुस्सा आया ना यहाँ पे, मैं कितना एक्साइटेड था कि ये लोग अभी फाइट करेंगे, लेकिन नहीं, इस बंदे को यहाँ पे आना था और बोला था अरे सर कैपिटल में अटैक हो रहा है, प्लीज मदद करिए। और फिर हमें दिखाते हैं ये अटैक के पीछे कोई और नहीं होता है, वही बंदा होता है जो कि साइको होता है, मास्क वाला। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बंदा डेफिनेटली अटैक करने वाला है। इसने कैपिटल में हर जगह आग लगा दी होती है और ये नॉर्मल से लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसकी ज़ॉम्बी की आर्मी पूरे कैपिटल में घूम रही होती है और वो नॉर्मल इंसानों को मार रही होती है। तभी कैपिटल के सिक्योरिटी वाले आते हैं और वो लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा उनके सामने आराम से जीत जाता है, क्योंकि ये जो कैपिटल के सिक्योरिटी वाले होते हैं ये लोग मैजिक अटैक यूज करते हैं सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर, लेकिन ज़ॉम्बीज को कुछ होता नहीं है। वो लोग अटैक खाने के बाद भी वापस से रीजनरेट करते हैं और अटैक करते रहते हैं। उसके बाद ये मास्क वाला साइको और बंदों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को छोड़ता है इस कंट्री के अंदर। मीनवाइल ये सिग्मा जैसा दिखने वाला बंदा अपना सैंड मैजिक यूज करता है और ये पूरे के पूरे कैपिटल एरिया का प्रोजेक्शन दिखाता है सबको, और ये दिखाता है कि यहाँ पे मल्टीपल जगह पे आग लगी हुई है और मल्टीपल जगह पे अटैक हो रहे हैं। तभी क्रिम्सन लायंस का कैप्टन बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारा जो सिटी है वो तो एक बैरियर के अंडर प्रोटेक्टेड है और वो बैरियर 24 घंटा चलता रहता है। तो क्या किसी ने हमें बिट्रे किया है कि क्या तो किसी ने मैजिक बैरियर को तोड़ के अंदर घुस गया है, कुछ तो भी हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता और अभी हमें जाके एक्शन लेना पड़ेगा। और तभी सब लोग बोलते हैं कि अभी हमें प्लान करना है और इनको अटैक को रोकना है। लेकिन ये सब देखने के बाद आस्था बोलते हैं कि अरे तुम लोग क्या टाइम पास करो यहाँ पे, चलो हम जाके इनको रोकते हैं। ऐसा बोल के आस्था भागने लगता है बाहर रोकने के लिए। तो आस्था के पीछे उसका नया स्पाइकी बॉय भी जाता है पीछे, बोलता है कि आस्था तुम मेरे राइवल हो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तभी ये लोग पूछते हैं आस्था तुम कहाँ जा रहे हो, तो आस्था बोलता है वहीं जहाँ पे सबसे ज्यादा शोर हो रहा होगा। तो फिर क्रिम्सन का कैप्टन बोलता है कि मैं स्क्वाड बना के आस्था और तो और मेरे भाई के पीछे जाऊंगा और उन्हें सपोर्ट करूंगा। मीनवेल मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मेरे से ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो ऐसा बोल के वो सब लोग को एक एक ग्रुप में फॉर्म करता है और सबको बोलता है कि तुम लोग एक एक कोने में जाओ और हर एक चीज को रोक के रखो। और ये क्रिम्सन का कैप्टन अपने साथ लेके जाता है नोवेल को भी। मीनवेल सिल्वर ईगल्स के लोग जाते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ और ब्लू रोजेस के लोग जाते हैं ईस्ट की तरफ, गोल्डन डॉन के लोग जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में। और तब हमें दिखाते हैं कि असल में चामी भी यहाँ पे आ गई होती है आस्था के पीछे पीछे और वो यहाँ पे आके फटाफट सब खाना खाने लगती है। मतलब ये रॉयल कैपिटल में घुस गई बंदी और इसको सिर्फ खाना खाने का सूझ रहा है, लोगों को बचाने का नहीं सूझ रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सब के सब मैजिक नाइट्स एक एक करके अपनी जगह पहुंच जाते हैं और लोगों को बचाने लगते हैं। सब लोग अपना मैजिक यूज करते रहते हैं और धड़ाधड़ करके इन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और लोगों को बचाते रहते हैं। तभी ही क्रिम्सन का लीडर बोलता है कि आस्था कहाँ पे गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये साइको मास्क वाला बंदा एक छोटी बच्ची के पास जाता है और उसको पूछता है कि बेटी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें रॉयल कैपिटल कैसा लगता है। तो वो बोलती है मुझे जगह बहुत पसंद है, प्लीज आप यहाँ पे अटैक करना बंद कर दीजिए। तो साइको बोलता है कि अरे रे तुमने तो गलत जवाब दिया है, अब तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी ही आस्था वहां पे आता है और धड़ाधड़ इन सारे ज़ॉम्बीज को मारता है
और ये मास्क वाले बंदे के पीछे निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। आस्था एक फायर के वॉल के थ्रू आता है और अब ये कैसे अटैक करेगा वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कवर करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और तो और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।